हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पर। सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रहा था, उसमें एक जो टॉपिक है वो प्रूफ स्ट्रेस है, उसको लेकर के हम आए हैं और इसके बाद कुछ और टॉपिक हैं उसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रूफ स्ट्रेस करेंगे, उसके बाद परसेंटेज ऑफ कार्बन का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट आता है उसकी बात करेंगे कि भाई परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर हमने बढ़ा दिया तो कौन सी प्रॉपर्टी में क्या बदलाव होगा, मेलेबिलिटी बढ़ेगी घटेगी, टफनेस बढ़ेगा घटेगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बढ़ेगा घटेगा, काइंड ऑफ इस तरह की बहुत सारी जो चीजें हैं उस पे बात करने वाले हैं। तो पहला ये छोटा सा टॉपिक है 2 मिनट का, इसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो टॉपिक है इसको कहते हैं प्रूफ स्ट्रेस। देखिए है क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सामने बना हुआ है, कोई ऐसा मटेरियल जिसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब हम ड्रॉ करें और वो मटेरियल एक पर्टिकुलर यील्ड पॉइंट शो ना करे, जैसे जो नॉन फेरस मटेरियल्स होते हैं, नॉन फेरस मतलब मटेरियल्स होते हैं जिनमें आयरन कंटेंट नहीं होता, दोज मटेरियल्स आर नोन एज नॉन फेरस मटेरियल्स। और नॉन फेरस मटेरियल्स कई सारे ऐसे होते हैं जो यील्ड पॉइंट शो नहीं करते हैं, यील्डिंग शो नहीं करते हैं, तो वहां पर उन मटेरियल्स का यील्ड पॉइंट निकालने का एक दूसरा तरीका है, दैट इज नोन एज व्हाट, प्रूफ स्ट्रेस। तो देखो होता क्या है कि जैसे हमको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सपोज किसी मटेरियल का पता है, हमने क्या किया, देखिए यहां पे जो होती है वो होती है इलास्टिक स्ट्रेन, उसके बाद आगे कुछ ऐसे होती है प्लास्टिक स्ट्रेन, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो प्लास्टिक स्ट्रेन जो है उसका 0.2%, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ किया हमने, प्लास्टिक स्ट्रेन को मेजर कर लिया, प्लास्टिक स्ट्रेन का 0.2% कह दो, या कह दो प्लास्टिक स्ट्रेन का 0.002 मल्टीपल, प्लास्टिक स्ट्रेन को किससे गुणा कर दो, 0.2% से या 0.2/100 से, तो क्या बन जाएगा 0.002 इंटू प्लास्टिक स्ट्रेन, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू 0.2% ऑफ प्लास्टिक स्ट्रेन सपोज इतनी आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो लीनियर कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन वाला कर्व जो लीनियर प्रोपोर्शन में होता है उसके पैरेलल ऑफसेट करके, मतलब एक डिस्टेंस पे, दिस ऑफसेट कहते हैं, इस तरह से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, जहां पे ये कट करता है कर्व को, ये लाइन जहां पे कट करेगी, दैट पॉइंट, यही क्या होता है, कर्व का यील्ड पॉइंट होता है, यील्डिंग इसी पॉइंट पे होती है। साथ ही साथ इसी को हम क्या कहते हैं, प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं। तो अगर प्रूफ स्ट्रेस की बात कोई आपसे पूछे तो आप जो है वो बता ले जाएंगे उनको। तो ये प्रूफ स्ट्रेस के लिए इतना जो है वो सफिशिएंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और उसमें बात करने वाले हैं हम लोग कि जो कार्बन का जो परसेंटेज है उसको अगर हम मटेरियल में इंक्रीज कर दें या परसेंटेज ऑफ कार्बन मटेरियल में डिक्रीज कर दें तो उससे बदलाव क्या होता है प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो देखते हैं। बेसिकली ये देखिए, हम लोगों ने सुना होगा कि लो कार्बन स्टील होता है, मीडियम कार्बन स्टील होता है और हाई कार्बन स्टील होता है। लो कार्बन स्टील, उसको माइल्ड स्टील भी कहते हैं। माइल्ड स्टील कहने का एक प्रमुख कारण ये होता है कि लो कार्बन स्टील का जब हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं, जब इसको गर्म करते हैं या हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, मटेरियल साइंस में बेसिकली पढ़ेंगे कि हीट ट्रीटमेंट होता क्या है, तो माइल्ड, बहुत माइल्ड सा, बहुत हल्का सा इफेक्ट देता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है बहुत हल्का सा बदलाव होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है 0.05 से लेकर के 0.3% तक होता है। ठीक है, इसके बाद जो मीडियम कार्बन स्टील है उसमें जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है वो 0.3 से लेकर के 0.6% तक होता है। बहुत सारी किताबों में ये 0.28% होगा, यहां से 0.28 से शुरू होगा, तो दैट इज नॉट द बिग डील, आप समझ जाएंगे। मीडियम कार्बन स्टील में कितना हो गया, 0.3 से लेकर के 0.6% तक कार्बन होता है। हाई कार्बन स्टील में 0.6% से लेके 1% तक कार्बन होता है। इसके बाद एक तरह का और कार्बन स्टील होता है, उसको बोलते हैं अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील। तो उसमें जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है 1% से लेकर के 2.1% तक होता है, वो हमारे काम का नहीं। और इसके बाद अगर और
परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज किया जाता है मटेरियल को बनाने में, तो वो फिर पाउडर मेटलर्जी से बनाया जाता है। ये बात याद रखेंगे कि वो जो अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील के ऊपर भी अगर हमको कार्बन मिक्स करना है मटेरियल में तो कार्बन मिक्स नहीं हो पाता, फिर क्या करना पड़ता है, अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील बनाना पड़ता है। आगे जब आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ेंगे तो आयरन कार्बाइड डायग्राम भी उसको बोलते हैं, तो उसमें पता चलेगा कि भाई कार्बन मिल क्यों नहीं रहा है, एक्स्ट्रा उससे ज्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन क्यों ऐड नहीं हो पा रहा है सिस्टम में। तो वहां पे पता चलेगा, कुछ पता चलेगा कि ग्रेफाइट फ्लेक्स बन जाते हैं, वो बाद में बात करेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे जो हमारा अभी का मोटो है वो ये है कि आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील में रट जाए। इसके बाद दूसरा है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें क्या इफेक्ट होता है वो पता चल जाए। तो देखिए जैसे ये हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया, जैसे ही स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं तो जो एरिया होता है अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्ट्रेन एक्सिस पे, तो वो जो होता है वो पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल बताता है। ठीक, तो देखो जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ रहा है तो मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बढ़ रहा है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल विद इन द इलास्टिक लिमिट इंक्रीज हो रहा है जब परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ रहा है। और मॉडुलस ऑफ टफनेस जो एरिया है एनर्जी स्टोर्ड बाय द मटेरियल वो क्या हो रहा है, वो घट रहा है। तो एक बात याद रखनी है, रट लेना है क्या कि परसेंटेज ऑफ कार्बन जब मटेरियल का इंक्रीज होता है तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बढ़ता है और मॉडुलस ऑफ टफनेस घटती है। एक बात और जान लीजिए कि ये मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस और मॉडुलस ऑफ टफनेस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं व्हेन कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू इंपैक्ट लोडिंग और कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू शॉक लोडिंग। मॉडुलस ऑफ टफनेस और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, तो कभी क्वेश्चन में आए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट when a component is subjected to impact loading or shock loading, then modulus of resilience and modulus of toughness. Clear? दोनों ही क्या है, ये है विद इन द इलास्टिक लिमिट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल और ये है क्या अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल। क्लियर? तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है, मॉडुलस ऑफ टफनेस घट रहा है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बढ़ रहा है। क्लियर? अब देखो जैसे लो कार्बन स्टील है तो इसमें क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन सबसे कम है जितना देख पा रहे हैं। तो जब परसेंटेज ऑफ कार्बन कम होता है तो मटेरियल की स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। और परसेंटेज ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ता है मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किस मटेरियल की होगी, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी हाई कार्बन स्टील की, उसके बाद होगी मीडियम कार्बन स्टील की और उसके बाद होगी लो कार्बन स्टील की। क्लियर? अब देखो जो लो कार्बन स्टील है वो उसकी स्ट्रेंथ कम है, स्ट्रेंथ कम होने का मतलब कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगा, इसकी स्ट्रेंथ कम है, ये टूट जाएगा, कम ज्यादा लोड देंगे तो टूट जाएगा। ठीक है, तो इसके अब इसको क्या करें हम कि परसेंटेज ऑफ कार्बन, अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं, लो कार्बन स्टील की स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम हो गई, इसकी बढ़ गई और इसकी सबसे ज्यादा बढ़ गई। एक बात, इसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज सरफेस हार्डनेस। जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन मटेरियल का बढ़ता है, मटेरियल पे परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ा तो सरफेस की जो हार्डनेस हो गई मटेरियल की वो क्या हो गई, बढ़ गई। और हार्डनेस जब बढ़ती है तो हमको पता है हार्डनेस क्या होता है, मेजरमेंट होता है किसका, वियर का, एब्रेशन का, मतलब जो इंडेंटेशन और एब्रेशन है हार्डनेस उसका मेजरमेंट होता है। तो अगर हार्डनेस बढ़ रही है परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज करने से तो नो डाउट वियर रेसिस्टेंस भी मटेरियल का क्या होगा, बढ़ जाएगा। वियर कम हो जाएगी, वियर रेसिस्टेंस मटेरियल का क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसके बाद मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस के बारे में हम बात कर चुके हैं, जैसे ही परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ेगा वैसे बढ़ जाएगा और मॉडुलस ऑफ टफनेस जो होगा वो घट जाएगा। अब देखो लो कार्बन स्टील जो है इसकी स्ट्रेंथ कम है, इसकी ज्यादा है और इसकी सबसे ज्यादा है। तो लो कार्बन स्टील हमेशा यूज होता है जहां पे शीट के फॉर्मेट में किसी मटेरियल को कन्वर्ट करना होता है। मतलब कि जैसे सपोज एक प्लेट है लो कार्बन स्टील की तो उसकी स्ट्रेंथ कम है, वो मटेरियल सॉफ्ट है, उसको हम क्या करेंगे, रोलर के माध्यम से उसको क्या किया हमने, शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। प्लेट है, पतली प्लेट है, प्लेट को हमने क्या किया, रोलर के माध्यम से क्या कर दिया, शीट मेटल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये काम ये लो कार्बन स्टील के लिए, लो कार्बन स्टील मटेरियल के लिए आसानी से किया जा सकता है। अगर हाई कार्बन स्टील को ले लें और रोलर पे चलाएं तो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा, वियर एंड टियर
और मशीन का नुकसान ज्यादा होगा। आप समझ रहे हैं, रोलर जो है वो काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस शीट को बनाने के लिए लो कार्बन स्टील यूज होता है। हमेशा एक बात याद रखिए, जो भी मटेरियल आपको शीट के फॉर्म में दिख रहा है वो नो डाउट लो कार्बन स्टील ही होगा अगर आयरन का बना हुआ है। जो जैसे जो आपका ये फैन है, फैन के जो ब्लेड्स हैं, फैन ब्लेड्स आर मेड बाय लो कार्बन स्टील। जैसे कार है, कार की बॉडी जो है वो शीट के फॉर्म में है, शीट के फॉर्म में है, स्ट्रेंथ उसकी कम होगी when it is compared to medium carbon steel and high carbon steel। वो एक अलग बात है कि मटेरियल में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कुछ अलॉय जो है वो बाहर से मतलब कुछ और मटेरियल मिला दिए जाते हैं, तो वो अलॉय फॉर्म में अलॉय बन जाता है, या कोई और एक्स्ट्रा इंप्योरिटीज दे दी जाती हैं। ये मटेरियल साइंस का कॉन्सेप्ट है, बाद में बात करेंगे। तो वो भी क्या हो गया, शीट मेटल जो जितना बन रहा है वो सब लो कार्बन स्टील है, क्लियर। और हाई कार्बन स्टील क्या होता है, जिनके पास स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे स्प्रिंग, हाई जो स्प्रिंग्स होती हैं, जैसे रेल्स में जो स्प्रिंग लगी होती हैं, ट्रेन्स के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उनमें शॉकर्स में जो स्प्रिंग लगी होंगी वो नो डाउट किससे बनी होंगी, हाई कार्बन स्टील से बनी होंगी। और जो हथियार हैं, स्वर्ड्स हैं, तलवार हैं, ये सब किससे बनी होंगी, ये सब भी हाई कार्बन स्टील से बनी होंगी। क्लियर हो गई होगी ये बात। इसके बाद देखिए एक टेबल है, उसमें क्लियर एनालिसिस हो जाएगी प्रॉपर्टीज के बारे में, परसेंटेज ऑफ कार्बन के इंक्रीज और डिक्रीज होने के केस में। तो देखते हैं, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है कि एक टेबल बनी हुई है, इसमें से देख लेंगे कि जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहा है तो प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर रही हैं कौन सी, और कौन सी प्रॉपर्टीज डिक्रीज कर रही हैं। तो देखो एक बात जान लीजिए कि जैसे आपको ये सारी प्रॉपर्टीज याद नहीं रखनी है, लेकिन आपको एक अंदाजा रहना चाहिए या एक एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए कि भैया जब परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो डक्टिलिटी के साथ क्या होगा। क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि भाई परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ा तो वेल्डेबिलिटी के साथ क्या होने वाला है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस के साथ क्या होगा। ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि पूरी शीट बना के दे दो, तो इतना याद नहीं रखना। लेकिन आपको क्या करना है, एक एनालिसिस होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि भाई परसेंटेज ऑफ कार्बन होने से क्या क्या हो रहा है। तो देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन जब इंक्रीज हो रहा है तो मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, सही बात। हाँ, उसके बाद जो परसेंटेज ऑफ कार्बन जब इंक्रीज होता है तो मटेरियल की जो सरफेस की हार्डनेस होती है, कंपोनेंट जो बनाया गया है, परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा है तो सरफेस की जो हार्डनेस होती है वो भी बढ़ती है। सरफेस की जब हार्डनेस बढ़ती है तो रेसिस्टेंस टू एब्रेशन और इंडेंटेशन बढ़ता है। भाई हार्डनेस क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है मटेरियल का, कि मटेरियल एब्रेशन को, स्क्रैच को कितना रेसिस्ट कर पा रहा है अपनी सरफेस पे। तो उससे क्या हो गया, वियर भी बढ़ गया, वियर रेसिस्टेंस बढ़ गया, मतलब वियर घट गया, वियर के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता थी मटेरियल की वो बढ़ गई, मतलब वियर घट गया, ठीक, वियर रेसिस्टेंस बढ़ गया। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड बाय द मटेरियल अप टू इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट तक मटेरियल के द्वारा जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो क्या हो गया, वो बढ़ जाती है। और कॉस्ट जो होती है परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज करने की वजह से बढ़ जाती है, क्योंकि मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसके बाद देखो प्रॉपर्टीज जो डिक्रीज करती हैं उनकी बात कर लेते हैं। अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन कम है, परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर ज्यादा है तो डक्टिलिटी कम होगी। परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा, मटेरियल की डक्टिलिटी कम, मतलब मटेरियल में अब वो स्ट्रेन डेवलप नहीं हो रहा, वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा, मटेरियल खींच नहीं रहा, मटेरियल क्या हो रहा है, विदाउट एनी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मटेरियल ब्रेक कर जा रहा है। और मटेरियल अगर ब्रेक कर जा रहा है तो इसका मतलब हो गया मटेरियल की डक्टिलिटी कम हो गई। डक्टिलिटी कम होने का मतलब क्या हो गया, मटेरियल ब्रिटल हो गया। भाई अगर मटेरियल डक्टाइल नहीं तो ब्रिटल है बात सही कि नहीं। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज हुआ, डक्टिलिटी डिक्रीज हुई, ब्रिटेलिटी इंक्रीज हुई। इसके बाद मशीनेबिलिटी की बात करें, देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन जब ज्यादा हो गया तो मटेरियल की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ गई। अब मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ गई, कंपोनेंट मजबूत बन रहा है, जो मटेरियल बन रहा है, मटेरियल है, उसकी स्ट्रेंथ जब ज्यादा हो गई तो आप अगर उसको कटर से कट करेंगे तो वो मशीनिंग नहीं हो पाएगी। भाई आप सपोज जैसे होता क्या है कि जैसे मक्खन है, मक्खन को क्या किया, काटना है तो चाकू लगाई, वो कट गया,
लेकिन यही स्टील है, स्टील को काटो तो चाकू से नहीं कटेगा। तो मक्खन जो था उसकी मशीनेबिलिटी अच्छी थी, लेकिन स्टील की मशीनेबिलिटी कैसी थी? कम अच्छी थी। क्यों? वो मशीनेबल नहीं था, उसकी कटिंग नहीं कर पा रहे हैं हम। तो सेम हियर, परसेंटेज ऑफ कार्बन जब बढ़ गया, कंपोनेंट मटेरियल जो हो गया वो स्ट्रांग हो गया। मटेरियल स्ट्रांग हो गया तो मशीनेबिलिटी क्या हो गई? वो खराब हो गई मटेरियल की। परसेंटेज ऑफ कार्बन जब बढ़ जाता है तो मटेरियल को वेल्ड भी नहीं कर पाते, मटेरियल की वेल्डेबिलिटी भी घट जाती है, और मशीनेबिलिटी घट गई, वेल्डेबिलिटी घट गई, फॉर्मेबिलिटी घट जाती है। फॉर्मेबिलिटी क्या होता है भाई? मटेरियल का कंपोनेंट स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रेंथ उसकी अच्छी है, मटेरियल स्ट्रेंथ अच्छी है, ये मटेरियल है, ठीक। हमें क्या करना है? इस मटेरियल से ग्लास बनाना है, या कटोरी बनानी है, या जो यूटेंसिल्स यूज होते हैं घर के वो बनाने हैं, कुछ भी हो सकता है। तो भाई जब स्ट्रेंथ ऑलरेडी मटेरियल की बहुत ज्यादा है और हमने क्या किया? ऊपर से एक हिट किया इस तरह से, भाई फार्मिंग प्रोसेस किया। फार्मिंग प्रोसेस में क्या किया? जैसे ये प्लेट थी और इस प्लेट को हमने क्या किया? चारों तरफ से क्लैंप कर दिया, और उसके बाद इस तरीके से रैम का पंच दिया। पंच जब दिया हमने डाई पे फिक्स करके, तो क्या हुआ? वो नीचे की तरफ आ ही नहीं पाएगा, बल्कि पंच को हिट कर देगा। क्यों? क्योंकि मटेरियल इतना स्ट्रांग था कि पंच टूट गया, पंच में वियर एंड टियर आ गया। इट मींस कि मटेरियल, जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज हुआ, स्ट्रेंथ जब मटेरियल की ज्यादा हुई तो फॉर्मेबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। और जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज हुआ, मैलेबिलिटी कम हो गई। भाई स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठोको पीटो उसको हैमर से, हाँ वो चादर के फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। लो कार्बन स्टील था, वो हो जाता था चादर के फॉर्म में कन्वर्ट। वो क्यों हो जाता था? क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन यहाँ पे कम था, मटेरियल की स्ट्रेंथ जो थी कम थी। जब मटेरियल की स्ट्रेंथ कम थी तो मटेरियल कैसा था? शीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा था। लेकिन अभी परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा हो गया, हाँ परसेंटेज ले आओ हाई कार्बन स्टील, अब इसको ठोको, नहीं ठोक पाओगे। इसको ठोक लोगे तो क्या होगा कि शीट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैलेबिलिटी जो है, जब परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है तो मैलेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक। और इसके बाद मॉडुलस ऑफ टफनेस जो है वो भी क्या होता है? मटेरियल का डिक्रीज कर जाता है जब परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि मटेरियल जो है परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज होने पर फ्रैक्चर लिमिट तक स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब जो करता है, वो परसेंटेज ऑफ कार्बन जिस मटेरियल में कम होता है उससे कम करता है, ठीक। मॉडुलस ऑफ टफनेस कम होने का यही मतलब है, समझिएगा। ये पूरी की पूरी टेबल रखिएगा। उसके बाद जो मैंने बताया है उन एक एक पॉइंट्स को फिर से एनालाइज करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि ये सारी की सारी चीजें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएं वीडियो टू वीडियो। बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा जब ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। क्लियर? तो ये हमारा जो टॉपिक है, इसमें एक बात और मैंने बताई है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस और मॉडुलस ऑफ टफनेस, दीज आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर शॉक लोड और इंपैक्ट लोड, ठीक। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको क्या करना है? याद रखना है। तो आज का जो ये वीडियो है इसको आप एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, लेकिन जरूर देखिए। इससे बहुत सारे जो दिमाग के दरवाजे हैं वो खुलेंगे मटेरियल को लेकर के, और इसके बाद जो आगे की चीजें हैं वो हम मटेरियल साइंस में करेंगे। तो ग्रेविटी एजुकेशन चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।